क्लास 9 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। ये वीडियो आपका क्लास 9 फर्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लास्ट वीडियो होने वाला है, लेक्चर नंबर 4 होने वाला है, जिसमें हम लोग आपका जो लास्ट एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे उसके जो भी बचे हुए क्वेश्चंस थे उसको क्लियर करेंगे, सॉल्व करेंगे। अभी तक हम लोगों ने जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में आपको पढ़ना है उसको पढ़ा है, सारे कॉन्सेप्ट्स को समझा है और उन कॉन्सेप्ट्स का यूज करके क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया है। तो जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है आज हम लोग उसको देखेंगे। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सब क्लियर होना चाहिए, तभी आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। मेन आपको दो फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। एक फॉर्मूला आपका है डिस्टेंस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। याद है आपको डिस्टेंस फॉर्मूला? डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई भी दो पॉइंट है, जैसे एक पॉइंट है x1 y1 और एक पॉइंट है आपका x2 y2, तो ये जो आपका दो पॉइंट है, एक x1 y1 और एक आपका x2 y2, इन दोनों पॉइंट के बीच का अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना है तो उसके लिए हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करते हैं। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस AB, इसका लेंथ क्या हो जाएगा, इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये चीज हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला का डेरिवेशन भी समझे और इसका यूज करके क्वेश्चंस को भी सॉल्व किए थे, कुछ क्वेश्चंस को। उसी तरह से नेक्स्ट एक और फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, वो फॉर्मूला है आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या है ये फॉर्मूला? आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला। जिस तरह से डिस्टेंस फॉर्मूला आपको दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बताता है, उसी तरह से आपका जो मिड पॉइंट फॉर्मूला है वो दो पॉइंट्स के बीच का मिड पॉइंट बताता है। मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको क्या बताता है? दो पॉइंट्स के बीच का मिड पॉइंट बताता है। जैसे अगर मान लो एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है और एक पॉइंट आपका बी है जिसका कोऑर्डिनेट आपका x2 y2 है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो मिड पॉइंट होगा, जैसे मान लेते हैं इन दोनों के बीच का जो मिड पॉइंट है ना वो P है। इन दोनों के बीच का मिड पॉइंट क्या है? P है। तो इस पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट x, y है, इसका वैल्यू हमको बताता है क्या? मिड पॉइंट फॉर्मूला। यहाँ पे जो आपका x है ये हो जाएगा आपका x1 प्लस y1, x1 प्लस x2 बाई 2, और जो आपका y है ये आपका क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2 बाई 2। तो ये दो जो वैल्यू है आपको कहां से मिलता है? ये दो वैल्यू आपको मिलता है मिड पॉइंट फॉर्मूला से। ये दो वैल्यू आपको कहां से मिलता है? मिड पॉइंट फॉर्मूला से। तो ये दो बेसिक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है इस चैप्टर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो एक बार हम आपको रिवीजन करवा दिए दोनों फॉर्मूला का। अब हम लोग के पास जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे उसको सॉल्व करते हैं। तो ध्यान देना है, हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन बच गया था लास्ट वीडियो में, तो वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? यूज द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स, प्लॉट द वर्टिसेस। आपको क्या करना है? ओरिजिन को यूज करना है एज वन वर्टेक्स, उसके बाद आपको वर्टिसेस प्लॉट करना है खुद से। इस तरह से प्लॉट करना है कि राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल मिले और साथ में आपको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल मिले विथ वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट 3 एंड अदर इन क्वाड्रेंट 4। तो ठीक बात है, आइए इसको सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स। तो आपके पास जो ट्रायंगल होता है आपका जो कार्टेशियन प्लेन होता है, इसमें आपको पता है कि दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, क्या? दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है वही पॉइंट आपका क्या होगा? दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस आपका जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ये रहा दो कोऑर्डिनेट एक्सिस और ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? ओरिजिन। तो एक ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होता है। एक ट्रायंगल में कितना वर्टेक्स होता है? 3। तो आपको यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आपको एक वर्टेक्स को आपको क्या करना है? जो आपका एक वर्टेक्स है उसको ओरिजिन पे लेना है। तो जो आपका ट्रायंगल है उसका एक वर्टेक्स 0,0 ओरिजिन पे होगा। क्लियर है ना? ये कहाँ होगा आपका? ओरिजिन पे। इसके बाद नेक्स्ट ध्यान देना है, अदर टू वर्टेक्स को इस तरह से लेना है ताकि आपको एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल मिले। तो बहुत सिंपल है, उसके लिए आप क्या करो? दोनों एक्सिस पे डिस्टेंस सेम ले लो। कहने का मतलब क्या? यहाँ पे आप एक पॉइंट ले लो,
एग्जाम्पल के तौर पे आप अपने मन से कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे हम एक पॉइंट ले रहे हैं 5 यूनिट की दूरी पे, कितने के डिस्टेंस पे, 5 यूनिट्स के डिस्टेंस पे। अगर हम 5 यूनिट्स के डिस्टेंस पे यहाँ पे पॉइंट ले रहे हैं तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, क्योंकि ये y एक्सिस पे है तो x 0 होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,5। तो ये हो गया आपका एक और वर्टेक्स। ध्यान देना है, एक वर्टेक्स ओरिजिन है जिसका कोऑर्डिनेट 0,0 है, और एक वर्टेक्स आपका A है जिसका कोऑर्डिनेट आपका 0,5 है। अब हमको आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए, तो आपको पता है यहाँ पे कितना का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है ना, यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पे कितना का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। अब इसके बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जितना पे आप अगर इधर 5 यूनिट का ले रहे हो तो इधर भी 5 यूनिट का ले लो। इससे क्या हो जाएगा, OA और OB दोनों सेम हो गया। अब अगर OA और OB का लेंथ सेम हो गया तो ये आपका आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये भी आपका 5 यूनिट्स का हो गया। अब B का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो B का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5,0। इन दोनों को ऐसे मिला दो तो बन गया आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एक वर्टेक्स ओरिजिन है, एक वर्टेक्स A 0,5 है और एक वर्टेक्स B आपका 5,0 है, और OA और OB जो आपका इक्वल है। हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, here OA is equal to OB is equal to 5 units and angle AOB is 90 degree, hence triangle AOB is an isosceles right triangle, is an isosceles right triangle, isosceles right triangle। क्लियर है ना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल विथ वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट 3 एंड अदर इन क्वाड्रेंट 4। ठीक है, तो आपका एक वर्टेक्स जो है क्वाड्रेंट 3 में रहना चाहिए और एक वर्टेक्स क्वाड्रेंट 4 में रहना चाहिए। तो आइए इसको देखा जाए। आपको ध्यान देना है, एक वर्टेक्स आपका कहाँ रहेगा, आपका एक वर्टेक्स रहेगा क्वाड्रेंट 3 में और एक वर्टेक्स रहेगा आपका क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट है, एक वर्टेक्स रहेगा क्वाड्रेंट 3 और एक वर्टेक्स रहेगा क्वाड्रेंट 4। ठीक बात है, हो जाएगा तुरंत। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ कर लिया जाए। तो इस तरह से हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ करते हैं। ये रहा आपका y एक्सिस, ठीक है ना। फिर x एक्सिस ड्रॉ किया जाए तो ये रहा आपका x एक्सिस। दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस जहां पे मीट करेगा वही पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस जहां पे मीट करेगा वो पॉइंट हो जाएगा आपका ओरिजिन। ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, ओरिजिन। ठीक, अब यहाँ पे आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल इस तरह से बनाना है ताकि आपका एक वर्टेक्स थर्ड क्वाड्रेंट में हो और एक वर्टेक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में हो। तो ये है आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये क्या है आपका थर्ड क्वाड्रेंट। ध्यान से समझना है, ये है आपका थर्ड क्वाड्रेंट, है ना, और ये है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। तो एक वर्टेक्स ओरिजिन पे, एक वर्टेक्स थर्ड क्वाड्रेंट में और एक वर्टेक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में, तब जाके मेरा काम होगा। तो आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाए। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे खुद से पॉइंट को कंसीडर करना है। तो पॉइंट हम लोग कैसे कंसीडर करेंगे ताकि मेरा काम इजीली हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग ऑन द एक्सिस अगर लेते हैं देन उसको क्वाड्रेंट में कंसीडर कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक पॉइंट यहां लेते हैं और एक पॉइंट यहां पे लेते हैं। ठीक, इसको कहीं यहां लिख ले आ जाए। ठीक, और इसको ऐसे मैच कर लो। पहले ये A है, ये B है और ये तुम्हारा हो गया। अब यहां पे ध्यान से समझना, राइट एंगल ट्रायंगल हमको यहां पे बनाना था। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या किए, 90 डिग्री जो है हम यहाँ पे लेंगे एंगल AOB को।
90 डिग्री हम कहाँ पे ले रहे हैं, एंगल ए ओ बी को हम यहाँ पे 90 डिग्री कंसीडर कर रहे हैं। तो अब अगर हम 90 डिग्री एंगल ए ओ बी कंसीडर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि ए बी मेरा क्या हो गया, हाइपोटेनस। अगर हमको इसको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है, अच्छा राइट एंगल ट्रायंगल नहीं कह रहा है, सिर्फ आइसोसेलेस ट्रायंगल कह रहा है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल नहीं कहा गया है, क्या कहा जा रहा है, सिर्फ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो अगर सिर्फ आइसोसेलेस ट्रायंगल कहा जा रहा है देन आपको 90 डिग्री लेने का जरूरत नहीं है। ध्यान से समझना है यहाँ पे, अगर आपको सिर्फ आइसोसेलेस ट्रायंगल कहा जा रहा है देन आपको 90 डिग्री लेने का जरूरत नहीं है। ये जो आपका थर्ड क्वाड्रेंट है और ये जो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, इन दोनों में आपको पॉइंट को इस तरह से कंसीडर करना है ताकि आपको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल मिले, ठीक बात। तो आपके पास एक का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ये क्या है आपका 0,0। एक पॉइंट हम इधर ले रहे हैं ए और एक पॉइंट हम इधर ले रहे हैं क्या, बी। और इसको अगर इस तरह से मिला दिया जाए तो हम लोग के पास एक ट्रायंगल बन जाएगा ए ओ बी, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, अगर ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि ओ ए और ओ बी जो है आपका क्या होगा, सेम होगा। तो अगर आपको यहाँ पे ओ ए का लेंथ सेम चाहिए तो उसके लिए आप कोऑर्डिनेट किस हिसाब से लोगे, तो बहुत सिंपल है, आप बस मिरर इमेज ले लो। हम क्या करें ध्यान से समझना, जैसे मान लो अगर यहाँ पे अगर मान लो कोऑर्डिनेट 3 है, एग्जाम्पल के तौर पे कह रहे हैं, और यहाँ पे इस जगह पे आपका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं y का वैल्यू 4 है, इस जगह पे y का वैल्यू क्या है, 4 है। आपका ये जो पॉइंट है यहाँ पे y का वैल्यू -4 है, क्योंकि नीचे है तो निगेटिव होगा, -4 है। तो आपका इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका, और इधर ये भी निगेटिव होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -3, -4। क्या हो जाएगा ये, -3, -4। और इधर भी अगर हम आ जाएं तो अगर इधर हम -3 लेते हैं तो इधर हम क्या ले सकते हैं, 3। तो यहाँ पे अगर 3 है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 3, -4। अब आपके पास ये जो ट्रायंगल होगा ना ए ओ बी, ये कैसा एक ट्रायंगल बनेगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे, हेयर पॉइंट्स ओ 0,0 a -3, -4 and b 3, -4 are the vertices of isosceles triangle। क्यों है ये वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि अगर हम यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दिए तो OA और OB का जो लेंथ आएगा, क्योंकि ये पॉइंट आपका O है, अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दिए तो OA और OB का जो लेंथ है वो आपका क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। बिकॉज OA इज इक्वल टू OB। ठीक, क्लियर है, आगे बढ़े। अब इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग को देखना है वो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो काफी इजी है, इसके लिए बस आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो भी हम आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताए थे कि अगर मान लो कोई भी दो पॉइंट है, एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B, अगर A का कोऑर्डिनेट x1 y1 है और B का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो इन दोनों के बीच का जो मिड पॉइंट तुमको हारा होगा, जैसे मान लो इन दोनों के बीच का मिड पॉइंट P है, तो जो P का कोऑर्डिनेट अगर x, y है तो जो x है ये तुम्हारा x1 प्लस x2/2 हो जाएगा, और जो तुम्हारा y है ये y1 प्लस y2/2 हो जाएगा। तो बस ये फॉर्मूला अगर याद है देन आप इस क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हो। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। आपको कहा जा रहा है क्या, क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है in the following table shows the coordinates of point SMT। यहाँ पे इस टेबल में आपको S, M और T पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। In each case state whether the M is midpoint of the ST, justify your answer। आपको बताना है क्या M जो है वो मिड पॉइंट है या नहीं ST का। तो सिंपल सा यहाँ पे लॉजिक देंगे, फॉर्मूला मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे।
मिड पॉइंट फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, जैसे मान लो S और T है, तो S का कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में आपके पास S का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपके पास S का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -3,0। S का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, -3,0 और T का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, 3,0। मिड पॉइंट क्या है, M, मिड पॉइंट क्या है M, और M का कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x, y। देन यहाँ पे अगर हम मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 + -3/2। तो 3 + -3/2 क्या हो जाएगा, 0/2। कहने का मतलब क्या, 0। उसी तरह से y इक्वल टू लिखेंगे तो 0 + 0/2 होगा, ये भी तुम्हारा 0/2 क्या हो गया, 0। इसका मतलब क्या है, m का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0,0। तो क्या यहाँ पे जो आपके पास क्वेश्चन है इसमें m का कोऑर्डिनेट 0,0 दिया हुआ है, हाँ यहाँ पे m का कोऑर्डिनेट आपका 0,0 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आप लिखोगे क्या, यस m इज द मिड पॉइंट। यहाँ क्या लिखोगे, यस। रीजन क्या, इट सेटिस्फाइज द मिड पॉइंट फॉर्मूला। इट्स वैल्यू कोऑर्डिनेट ऑफ, यहाँ पे इसको ऐसे आप लिख सकते हो, कोऑर्डिनेट ऑफ m, क्या, कोऑर्डिनेट ऑफ m satisfies मिड पॉइंट फॉर्मूला। जो m का कोऑर्डिनेट है वो मिड पॉइंट फॉर्मूला सेटिस्फाई करता है, इसीलिए। तो आप हर एक क्वेश्चन में जहां भी मिड पॉइंट होगा आप यही सेम रीजन लिख सकते हो, क्या, इसका जो कोऑर्डिनेट है, शायद हमको लग रहा है क्लियरली विजिबल नहीं है, इसको और अच्छे से लिख देते हैं, यहाँ पे ध्यान से समझना। जैसे जो आपका फर्स्ट वाला है उसमें आंसर किस तरह से लिखोगे, तो एक जगह तो S लिख लोगे, है ना, यस के बाद रीजन क्या दोगे, पहले लिखोगे यस, उसके बाद रीजन इस तरह से दोगे यस, रीजन में दोगे क्या, इट satisfies द मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये हो गया आपका रीजन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, फिर से वही मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करके m का कोऑर्डिनेट फाइंड करोगे। अगर दोनों सेम आ गया इसका मतलब क्या है कि ये आपका मिड पॉइंट है, अगर सेम नहीं आया तो मिड पॉइंट नहीं है। चारों क्वेश्चन में यही करोगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करके m का वैल्यू निकालोगे। जो वैल्यू यहाँ दिया हुआ है अगर वही वैल्यू आया तो यस, नहीं आया तो नो। जब यस लिखोगे तो लिखोगे क्या, इट सेटिस्फाइज मिड पॉइंट फॉर्मूला। जब नो लिखोगे तो क्या लिखोगे, डज नॉट सेटिस्फाइज मिड पॉइंट फॉर्मूला। अगर मिड पॉइंट फॉर्मूला सेटिस्फाई कर रहा है तो मिड पॉइंट होगा, अगर मिड पॉइंट फॉर्मूला सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो मिड पॉइंट नहीं होगा। सिंपल सा बात है। इसको आप डिस्टेंस फॉर्मूला से नहीं, मिड पॉइंट फॉर्मूला ही सही है। When m is the midpoint of ST, can you find any connection between the coordinates of MST? वही क्या कनेक्शन है MST का, तो MST का कनेक्शन क्या है कि जो m का कोऑर्डिनेट है वो m का कोऑर्डिनेट अगर x y है, देन इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका x इक्वल टू x1 प्लस x2/2 होगा और y इक्वल टू y1 प्लस y2/2 होगा। यही आपका रिलेशन यहाँ पे आपको दिख रहा है। और साथ में आप इसको जो है ना, आप इसको डिस्टेंस फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि हमको यहाँ पे ये लग रहा है, यहाँ पे आपके पास मिड पॉइंट का जो ये फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट है ये नीचे दे रहा है। बुक में मिड पॉइंट फॉर्मूला कहीं भी मेंशन नहीं है, बुक में सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला मेंशन है। और आपसे क्या पूछ रहा है कि m जो है वो ST का मिड पॉइंट है या नहीं है। तो यहाँ पे इस चीज को भी थोड़ा अच्छे से समझ लो। जैसे अगर मान लो m जो है वो मिड पॉइंट होगा ST का, मान लेते हैं यहाँ पे मेरे पास एक लाइन है ST, ठीक ना, यहाँ पे मेरे पास एक लाइन है क्या, ST, और m जो है वो क्या है, इसका मिड पॉइंट है।
तो अगर m मिड पॉइंट रहा तो इसका मतलब क्या होगा, जो एस एम है वो किसके इक्वल होगा, एम टी के इक्वल होगा। तो एक हम आपको डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके भी समझा देते हैं। जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन ध्यान देना, लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है आपका, s का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -8,7, m का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0,-2 और जो t है इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 6,-3, ठीक ना। अब यहाँ पे s का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -8,7, m का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0,-2 और t का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है s,-3। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, if m is the midpoint then sm is equal to mt। अगर m मिड पॉइंट हुआ तो इसका मतलब ये होगा कि जो sm है वो इक्वल हो जाएगा किसके, mt का। तो हम लोग sm का पहले वैल्यू निकाल लेंगे, sm का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, sm का वैल्यू हो जाएगा क्या, -8, -0 का स्क्वायर x2 - x1 प्लस 7 - -2 का स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपका -8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 64 प्लस 81। इसको अगर ऐड किया जाए तो ये आपका हो जाएगा 145 √145 यूनिट्स। इसी तरह से अब नेक्स्ट हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे, जिस तरह से हम लोग sm का वैल्यू निकाले हैं उसी तरह से अब mt का वैल्यू निकालते हैं। तो mt में अगर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ये आपका हो जाएगा 0 - 6 का स्क्वायर प्लस -2 प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा क्या, -6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 36 प्लस 1 √37 यूनिट्स। तो यहाँ पे ध्यान देना sm और mt दोनों सेम नहीं आ रहा है। हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, हेयर sm इज नॉट इक्वल टू mt। आपका जो sm है वो mt के इक्वल नहीं है, हेंस m इज नॉट द मिड पॉइंट ऑफ st। ये हो गया आपका रीजन, ये क्या हो गया आपका रीजन। तो हम आपको दोनों फॉर्मूला से बता दिए कि मिड पॉइंट फॉर्मूला से ये क्वेश्चन कैसे बनेगा और डिस्टेंस फॉर्मूला से ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो जो आपको बेस्ट समझ में आए आप उसका अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, यूज द कनेक्शन you found to find the coordinate of B given that M is the midpoint of A and B। अब यहाँ पे ध्यान से देना, use the connection, जो कनेक्शन हमको पता चला तो इसको शांति से साफ साफ मिड पॉइंट फॉर्मूला लिखने में पता नहीं क्या जा रहा था। यहाँ पे जो आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला है उसी का बात हो रहा है। तो आपको पता है कि अगर A और B दो पॉइंट है, A का कोऑर्डिनेट दिया है 3, -4 और B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x, y। A का कोऑर्डिनेट दिया है 3, -4, B का कोऑर्डिनेट दिया है x, y और जो आपका M है इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है क्या, -7, 1। M का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, -7, 1। तो अब यहाँ पे आप क्या देखोगे, जो आपका M है ये मिड पॉइंट है, ये x और ये y था, है ना। और x का फॉर्मूला क्या था, x का फॉर्मूला था x2 + x1/2, यही था। और जो आपका y था इसका फॉर्मूला क्या था, और जो आपका y था इसका फॉर्मूला क्या था, y2 + y1/2, ऐसा ही कुछ फॉर्मूला था। तो अब यहाँ पे इसी फॉर्मूला के हिसाब से हम वैल्यूज को लिखेंगे। तो ध्यान से समझना कैसे। तो अब जब हम इस फॉर्मूला के हिसाब से वैल्यूज को लिखना स्टार्ट करेंगे तो आप क्या देखोगे, x के जगह पे यहाँ पे x के जगह पे -7 है तो -7, x1 के जगह पे 3 है और x2 के जगह पे x है और y2, तो 2 को इधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, -14 = 3 + x
3 इधर जाएगा तो -14 -3 इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू क्या आ गया -17, एक्स का वैल्यू आ गया। उसी तरह से मिड पॉइंट फॉर्मूला का जो y था उसके जगह पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मिड पॉइंट फॉर्मूला का जो y था उसके जगह पे यहाँ पे लिखा हुआ है क्या 1, y1 के जगह पे लिखा है -4 और y2 के जगह पे लिखा हुआ है y और y2। इसको इधर भेजेंगे तो 2 इक्वल टू -4 प्लस y हो जाएगा, -4 इधर आ जाएगा तो 2 प्लस 4 इक्वल टू y हो जाएगा, तो y इक्वल टू आपका क्या हो गया 6। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो आपका b x, y है ये आपका क्या है -17,4, 4 नहीं 6, -17,6। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कहा जा रहा है, लेट पी क्यू बी पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ ए बी। ठीक बात है, जो ए बी लाइन है उसको पी और क्यू जो है 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। एक लाइन ए बी है, ये जो आपका लाइन ए बी है इसको 3 पार्ट में डिवाइड करने का काम किया जा रहा है 2 पॉइंट्स के द्वारा, जिसमें से एक पॉइंट है आपका ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, यहाँ पे एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है। ट्राइसेक्ट करने का मतलब हो जाएगा PA, AB और BQ तीनों का लेंथ इक्वल हो जाएगा, विथ P क्लोजर टू A एंड Q क्लोजर टू B। ठीक है, P जो है वो A के क्लोजर है, Q जो है वो B के क्लोजर है। यूजिंग नॉलेज ऑफ हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए सेगमेंट, how would you find the coordinates of P and Q? Do this for the case when point A is 4,7 and B 16,-2। यहां पे ध्यान से समझना है, यहां पे आपको A और B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। देखो यहाँ पे अब दिक्कत यह है कि ये क्वेश्चन बन तो जाए तुरंत, लेकिन बनाने के लिए यूज किसका किया जाएगा, सेक्शन फॉर्मूला का, जो आपको क्लास 10th में पढ़ना है। मिड पॉइंट फॉर्मूला भी पहले आपको क्लास 10th में ही पढ़ना था। इस तरह से खिचड़ी बना दिया गया है ना कि समझ में नहीं आता है कहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, क्योंकि अगर हमको इस क्वेश्चन को बनाना होगा तो हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तुरंत इसको बना लेंगे। लेकिन अब आप तो सेक्शन फॉर्मूला पढ़े नहीं हो, आप पढ़े हो मिड पॉइंट फॉर्मूला और डिस्टेंस फॉर्मूला। अब उन दोनों को यहाँ पे अप्लाई करके बनाने जाएंगे तो पूरा खिचड़ी बन जाएगा, बन तो जाएगा, बट आइए देखते हैं कैसे बनता है। तो यहाँ पे आपके पास A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4,7। A का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है आपके पास, A का कोऑर्डिनेट आपके पास दिया हुआ है 4,7, ठीक है ना। और B का कोऑर्डिनेट आपके पास क्या दिया हुआ है 16,-2। देखो अब आपको निकालना है क्या, आपको निकालना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q। P एंड Q का कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से बन जाएगा। आइए बनाते हैं इसको मिड पॉइंट फॉर्मूला से ही। तो हम इसके कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं क्या A B, ठीक, और इसके कोऑर्डिनेट को मानते हैं C D। क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ये तीनों जो है आपस में इक्वल है, तीनों जो है आपस में इक्वल है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो A है वो मिड पॉइंट हो जाएगा किसका, B का। क्यों, क्योंकि PA और PB आपस में इक्वल है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे ध्यान से समझना, हेयर PA इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू BQ। ठीक, PA इक्वल है AB के और ये इक्वल है किसके, BQ के। तो इफ PA is equal to AB, then A is the midpoint of PB। ठीक, अगर PA इक्वल है PB के तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, A जो है वो मिड पॉइंट है किसका, PB का। तो अगर A मिड पॉइंट है उसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर A मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट में हम लोग क्या पढ़े थे, x इक्वल टू x1 प्लस x2/2। इसका मतलब क्या है, 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 16/2। 2 को इधर भेजेंगे तो 8 इक्वल टू a प्लस 16, तो a इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 16, तो ये आ जाएगा आपका -8। ये आपका क्या आ गया, -8। उसी तरह से जब हम लोग y का अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो y इक्वल टू क्या था, y1 प्लस y2/2, मतलब
b प्लस माइनस 2/2, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 14, माइनस 2 इधर आएगा तो प्लस 2 इक्वल टू b, तो b का वैल्यू क्या आ गया 16। इसका मतलब ये है कि आपका जो कोऑर्डिनेट होगा किसका, a का, आपका जो a का p का जो कोऑर्डिनेट है, क्या आपका p का जो कोऑर्डिनेट है a, b, ये आपका क्या होने वाला है, ये आपका हो जाएगा -8, ये क्या हो जाएगा -8, जिस तरह से हम लोग p का कोऑर्डिनेट निकाले, अब उसी तरह से q का भी कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो ध्यान देना है, हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हियर AB is equal to BQ, so B is the midpoint of AQ, जो आपका B है वो मिड पॉइंट हो जाएगा किसका, AQ का। क्लियर है? अब यहाँ पे फिगर से समझना थोड़ा, यहाँ पे आपके पास B जो है वो मिड पॉइंट है किसका, AQ का, तो 16 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस c/2, 16 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 प्लस c/2, 16 इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस c/2, मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ये इधर जाएगा तो 32 इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस c, ये इधर आ जाएगा तो 32 माइनस 4 इक्वल टू c, c इक्वल टू आ गया 28, c का वैल्यू आ गया। उसी तरह से अब y के लिए देखते हैं, तो मिड पॉइंट क्या है आपका b है, तो y क्या है -2, y1 क्या है 7 और y2 क्या है d, तो -2 इक्वल टू हो जाएगा 7 प्लस d/2, -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 प्लस d/2, -2 इक्वल टू हो जाएगा 7 प्लस d/2, ये इधर आएगा तो -4 इक्वल टू 7 प्लस d, 7 इधर आएगा तो -4 माइनस 7 इक्वल टू d, d इक्वल टू हो गया -11। तो आपके पास जो पॉइंट आया, वो पॉइंट क्या है आपका पॉइंट B है। तो जो आपका पॉइंट B है इसका कोऑर्डिनेट था C, D, सॉरी आपको Q का निकालना था ना, जो आपका Q पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट हम लोग लिए थे C, D, जिसमें C का वैल्यू आया है 28 और D का वैल्यू आया है -11, ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से हम लोग P और Q दोनों का कोऑर्डिनेट फाइंड किए यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, गिवन पॉइंट्स A, B एंड C सो दैट दे लाई ऑन सर्कल K whose center is the origin 0, 0, what is the radius of the circle K? अच्छा, तो यहाँ पे आपके पास एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल का नेम K है, ठीक है कोई बात नहीं, बनाया जाए। तो आपके पास एक सर्कल है, इस सर्कल का नेम दिया हुआ है K, इस सर्कल का नेम क्या दिया हुआ है K। अब सर्कल का सेंटर है ओरिजिन, सर्कल का सेंटर क्या है ओरिजिन, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, 0, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या कहा जा रहा है, A, B, C, आपके पास पॉइंट A है, पॉइंट A का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है 1, -8, पॉइंट A का कोऑर्डिनेट दिया है 1, -8, पॉइंट B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -4, 7, और जो पॉइंट C है इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -7, -4। ठीक, अब इसके बाद ध्यान देना है, आपको यहाँ पे शो करना है कि A, B, C लाइज ऑन सर्कल। तो उसके लिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे आप वैल्यूज को फाइंड करोगे। अगर मान लो ये O है तो आपको यहाँ पे AO, BO और CO तीनों के वैल्यू को फाइंड करना है। अगर तीनों आपका इक्वल आता है तो इसका मतलब क्या है, ये तीनों सर्कल पे लाई करेगा और जो डिस्टेंस आएगा वही क्या हो जाएगा आपका रेडियस हो जाएगा। तो आइए फाइंड करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू फाइंड करते हैं किसका, AO का। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से वैल्यू फाइंड होगा, तो
AO इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 माइनस 0 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 64, ये आएगा आपका अंडर रूट 65 यूनिट्स। अब इसी तरह से OB का वैल्यू फाइंड किया जाए। OB आपका क्या हो जाएगा -4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। ऐड करोगे तो ये भी तुम्हारा आ जाएगा 65 यूनिट्स। इसी तरह से नेक्स्ट OC क्या हो जाएगा आपका 0 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस, मेरे ख्याल से यहाँ पे जगह थोड़ा कम पड़ेगा, इसको और इधर शिफ्ट किया जाए। अरे ध्यान देना है, OC इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे अंडर रूट 0 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर। तो OC इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 49 प्लस 16, ये भी हो गया अंडर रूट 65 यूनिट्स। तो इन सभी का लेंथ सेम आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इन सभी का लेंथ सभी तभी सेम आएगा जब ये सब ऑन द सर्कल हो। क्यों? क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कल जो होता है वो तीनों के लिए क्या होगा इक्वल होगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे हियर AO इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू अंडर रूट 65 यूनिट। सो दे lie on circle and radius of circle is 65 and radius of circle is under root 65 units। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, एक और क्वेश्चन यहाँ पे छूट गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 है क्या, द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल ABC आर DE and F given that the coordinates DE and F are this respectively, find the coordinates of ABC। ध्यान देना है, ये क्वेश्चन जो है पता नहीं किस कॉन्फिडेंस के साथ इस बुक में डाला गया है। आपको इस क्वेश्चन को बनाने के लिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का काफी ज्यादा नॉलेज होना चाहिए, जो कि आपको 10th में पढ़ना है, आपके पास की नॉलेज अभी नहीं है। उसके बाद फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो मेथड होगा वो काफी ज्यादा लेंथी मेथड होगा, तो उसको ध्यान से समझना होगा। यहाँ पे एक तो इस बुक में कहीं पे भी क्लियरली मिड पॉइंट फॉर्मूला मेंशन नहीं किया है, उसके बाद इस तरह का क्वेश्चन दे रहा है, पता नहीं एनसीईआरटी सिलेबस के साथ क्या करना चाह रहा है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, या फिर हमको ऐसा लग रहा है ना, आपका जो क्वेश्चन नंबर 13 है ये काफी लेंदी क्वेश्चन होने वाला है। और अगर हम 40 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे तो आपका जो 14 नंबर क्वेश्चन होगा ये क्या है आपका, इसको भी एक मिनट देख लेते हैं। A city has two main roads which cross each other at the center of the city. These two roads are long and east-west direction. All the other streets of the city run parallel to these roads are 200 meters apart. There are 10 streets in each direction. Using 1 centimeter equal to 200 meters, draw a model of the city in your notebook. Represent the roads street by single lines. There are the street intersection in the model. Each street intersection is formed by two streets on running in। देखो ये दोनों क्वेश्चन जो है ना आपका काफी लेंदी क्वेश्चन होने वाला है। ये वीडियो आपका ऑलरेडी 40 मिनट्स का हो चुका है, अप्रॉक्स 40 मिनट्स का हो चुका है। अगर इसी में हम बताते हैं तो फिर बहुत ज्यादा कंटेंट आपका एक ही वीडियो में आ जाएगा, हम ऐसा नहीं चाह रहे हैं। तो नेक्स्ट
जो वीडियो हम लोग का होगा उसमें हम लोग आपका जो क्वेश्चन नंबर 13 और 14 है इन दोनों को सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं तक एंड कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग एक और लेक्चर लेके आएंगे, लेक्चर 5। उसमें हम लोग आपका क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन काफी लेंथी क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में आया और आप अच्छे से नहीं समझ पाए देन ये क्वेश्चन बनने से रहा, क्योंकि आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसका ही सॉल्यूशन आपका ऑलमोस्ट 2 पेज में चला जाएगा, 2 पेज में चला जाएगा। जो हम लोग ऑफलाइन क्लास लेते हैं उसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाए हैं। ये क्वेश्चन आपका आर.एस. अग्रवाल बुक में भी है। तो यहाँ पे तो हम लोग आर.एस. अग्रवाल बुक फॉलो करते हैं, तो उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ था। ये क्वेश्चन आपको 10th के भी बुक में देखने को मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। फिर उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 14 है ये भी काफी लेंथी क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग अच्छे से समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो हम लोग मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अगर आपको कंटेंट समझ में आ रहा है। ठीक है, थैंक यू।